सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो ने हमें जीने की एक नई दृष्टि दी। ओशो जीवन कला में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वह है संन्यास और संसार दोनों का समन्वय। एक मनुष्य के रूप में हम शरीर भी हैं, मन भी है, हृदय की भावनाएं भी हैं और चेतना रूपी आत्मा भी है। प्राचीन युग में हमेशा खंडों में बांटकर एक दूसरे के विपरीत सबको समझा गया था। जो लोग शरीर की फिक्र करते थे उनको मटेरियलिस्ट, देहवादी, पदार्थवादी कहा गया। जो केवल आत्मा का ख्याल करते थे उन्हें आत्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट, अध्यात्मवादी कहा गया। और इन दोनों में सदा विरोध रहा। आत्मवादी कहेंगे कि संसार माया है, स्वप्नवत है, त्याग करने योग्य है, जीने योग्य ही नहीं है। वो शरीर के दुश्मन, मन के दुश्मन, भावनाओं के दुश्मन, प्रकृति प्रदत्त जो भी हमारे गुण हैं उन सब के दुश्मन। इनके पार जाना है। फिर इसके विपक्ष में दूसरे चार्वाकवादी, पदार्थवादी, वो कहेंगे यह शरीर ही सब कुछ है, इंद्रियों का भोग ही सब कुछ है, कहाँ की आत्मा, कहाँ का परमात्मा। ऊपर ऊपर से देखने में दोनों विपरीत लगते हैं, मगर गौर से देखो तो एक बात पर सहमत हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही चीज सच है, दूसरा है ही नहीं। अध्यात्मवादी कह रहे हैं केवल परमात्मा सच है, संसार झूठ है, बिल्कुल झूठ, सपने की तरह है ही नहीं। उसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक वैसा ही पदार्थवादी भी कह रहे हैं। वे कह रहे हैं जो दिखाई पड़ रहा है दृश्य जगत, बस यही सत्य है, अदृश्य बातें सब बकवास हैं, झूठ है ही नहीं। तो दोनों एक बात पर राजी हैं कि एक सत्य है। और यहीं पे बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। सारी दुनिया में सुख, शांति और आनंद और प्रेम नहीं हो सका, आनंद उत्सव नहीं हो सका। कोई पक्षी अपने एक पंख को स्वीकार करे, दूसरे को इनकार कर दे, तो फिर उड़ान कैसे भरेगा? दो पतवार से नाव चलती है, दो पैरों से हम पैदल चलते हैं। अगर हम एक को इनकार कर दें कि है ही नहीं, उसको काट फेंकें, केवल एक को ही सच माने, तो फिर यात्रा दूर तक की ना हो सकेगी। ओशो ने पहली बार यह दृष्टि बहुत सुस्पष्ट की, जिसे वे कहते हैं झोरवादी बुद्धा। अध्यात्मवाद और पदार्थवाद का समन्वय, विज्ञान और धर्म का जोड़, पूरब और पश्चिम का मिलन। आप किन्हीं भी शब्दों में कह लें, कुल मिलाकर बात इतनी है कि एक मनुष्य के रूप में ये भौतिक काया है हमारी, इसके भीतर हमारा मन है, विचारों का जगत, और भीतर भावनाओं का जगत जिसको हम हृदय कहें, और उसके भी केंद्र में आत्मा है, परमात्मा है। इसमें से किसी को भी इनकार क्यों करना? एक के पक्ष में दूसरे को खड़ा क्यों करना? क्यों ना हम एक सर्व स्वीकार की भावना से सबके प्रति सम्मान भाव से देखें। तब शरीर का ख्याल करना, भौतिक सुख सुविधाओं का ख्याल करना, शरीर के स्वास्थ्य की फिक्र करना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है। वो आत्मवादी लोग थे, उन्होंने अपने शरीर को भांति भांति से कष्ट पहुंचाया, नष्ट किया, उपेक्षा की। तो दो प्रकार के दुष्टताएं शरीर के साथ लोगों ने की। एक पदार्थवादियों ने, वो ठूस ठूस का भोजन कर रहे थे। दूसरे उपवास करने वाले धार्मिकों ने, वो भूखे मर रहे थे। एक जो बिल्कुल परिश्रम नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी शरीर को नुकसान पहुंचाया।
और दूसरे वे जो परिव्राजक बन गए। 30-35 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। इन्होंने भी खूब कष्ट पहुंचाया। कष्ट पहुंचाने के मामले में दोनों बराबर हैं। एक अतिशय सो रहे थे और एक थे जबरदस्ती जाग रहे थे। दोनों के ही मन डमाडोल हो गए, संतुलन में न रह सके। तो तन को भी हमने कष्ट पहुंचाया धर्म के नाम पर और संसार के नाम पर भी। मन को भी कष्ट पहुंचाया, दोनों क्षेत्रों में, पूरब में भी पश्चिम में भी। हृदय की भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। कोई ओवर सेंटिमेंटल हो गए, अति भावुक, और कोई भावनाओं के बिल्कुल दुश्मन हो गए। वो अपनी प्रकृति के दमन में लग गए, लड़ने में लग गए। दोनों ही विक्षिप्त से हैं। किसी ने अपनी इंद्रियों को जरूरत से ज्यादा दे दिया, उसकी भी इंद्रियां बर्बाद हो गईं। और किसी ने जो जरूरी था वो भी नहीं दिया, उसकी भी इंद्रियां बर्बाद हो गईं। बुद्ध के पास श्रोण नामक एक राजकुमार आया और भिक्षु बन गया। पता चला कि श्रोण पहले बहुत ही ज्यादा भोगी विलासी किस्म का राजकुमार था। दिन रात शराब में, सुरा में, सुंदरियों में डूबा रहता था। अब ठीक विपरीत चीज उसने पकड़ ली। अन्य भिक्षुओं को अनुमति थी दिन में 1 बार भोजन करने की। श्रोण ने 2 दिन में 1 बार भोजन शुरू कर दिया। अन्य भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते तो सड़क के किनारे वृक्षों के नीचे से चलते छाया में। श्रोण जो था कड़ी धूप में चलता। 6 महीने के भीतर उसका खूबसूरत शरीर झुलस के हड्डी हड्डी हो गया, रंग काला पड़ गया। न ठीक से सोता, न खाता, बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करता। 6 महीने बाद बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा कि श्रोण, मैंने सुना है तुम बहुत कुशल संगीतकार थे, वीणा वादक थे। उसने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने पूछा, यदि वीणा के तार बिल्कुल ढीले हों क्या संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर तार बिल्कुल ढीले हैं तो उन पे टंकार ही पैदा नहीं होगी। जो सुर हम चाहते हैं वो उत्पन्न ही नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, अगर तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए, बिल्कुल टाइट कर दें, क्या तब मधुर संगीत उत्पन्न होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर टाइट हो बहुत ज्यादा तार तो छूते से टूट ही जाएंगे, वो वीणा ही नष्ट हो जाएगी, संगीत पैदा नहीं होगा। बुद्ध ने पूछा, फिर किस अवस्था में संगीत पैदा होता है? श्रोण ने कहा, एक मध्य अवस्था होती है, जब न तार बहुत ढीले हैं न बहुत कसे हुए हैं, तने हुए हैं। तब जैसा हम चाहते हैं वैसा सुर उनसे उत्पन्न हो जाता है, मध्य अवस्था में। बुद्ध उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगे और कहा कि जैसे तुम साधारण वीणा बजाने में कुशल हो, मैं भी जीवन की वीणा बजाने में कुशल हूं। संगीत तो मुझे नहीं आता, लेकिन एक दूसरी तरह की साधना मैंने की है। और जो तुमने कहा है तुम्हारे साज यंत्र के बारे में, ठीक वही बात जीवन वीणा पर भी लागू होती है। पहले तुम्हारे तार बिल्कुल ढीले थे जब तुम भोग की दुनिया में जी रहे थे, और अब तुमने तार बहुत ज्यादा टाइट कर लिए त्याग के जगत में आके। दोनों ही अवस्था में जीवन का संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम खींच लो जितना खींच सको, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि तार टूटने की नौबत बन रही है। तुम एक अति से दूसरी अति पर चले गए।
स्वस्थ होना संतुलन की अवस्था में होता है। तो चाहे वह शरीर का स्वास्थ्य हो अथवा मानसिक स्वास्थ्य हो, हम जितने मध्य में होंगे, संतुलन में होंगे, ना बहुत शिथिल और ना ज्यादा तनावपूर्ण, तब हम पाएंगे एक संयम की, संतुलन की अवस्था उपलब्ध हुई। और उस अवस्था में ही फिर चेतना का संगीत, उसमें हम सराबोर हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हजारों साल से उपेक्षा की गई है। तो आज इस सत्र में थोड़ी सी बातें स्वास्थ्य के बारे में करना चाहूंगा। जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसको माने। यह शरीर प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, ए ब्यूटीफुल वंडरफुल गिफ्ट। इसका सम्मान करें, इसके साथ अत्याचार ना करें। तो भोगियों ने भी अत्याचार किया, त्यागियों ने भी अत्याचार किया। क्या हम इस पागलपन से मुक्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो जरूर हो सकते हैं। ओशो ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो समझनी जरूरी है। पहली चीज है भोजन, सम्यक भोजन, सम्यक आहार। हम जो खाते हैं पीते हैं उसी से हमारा शरीर निर्मित होता है। हम क्या खाते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या खाते हैं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कितना खाते हैं। किसी भी चीज की अतिशय बीमारी बन जाती है। अच्छी चीज, आप विटामिन डी ही ओवरडोज में ले लें तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहर हो जाएगा, भयंकर नुकसान हो जाएंगे। आप कहो ये तो विटामिन है, तो विटामिन है तो क्या हुआ, उसकी भी एक लिमिट है। हर चीज की लिमिट है। वही चीज जो अमृत हो सकती है वो जहर हो जाएगी जरा सी भूल चूक से। सावधान। तो हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हम कैसे खाते हैं, किस भाव दशा में। क्या हम धन्यवाद भाव से भरे हुए, अहोभाव में, प्रसन्नता के मूड में भोजन लेते हैं, तब वह भोजन हमारे लिए अमृत साबित होगा। अक्सर मैं देखता हूं ठीक इसका उल्टा ही होता है। जब पति भोजन करने बैठा है, पत्नी को मौका मिला है अभी अकेले में पूरे घर की चुगली करने का, वो अपना सारा जहर इसकी थाली पे उगल देगी। वो खाना चबाता जा रहा है और कानों से सुनता जा रहा है पूरे खानदान की बुराइयां। एक दिन का किस्सा नहीं, रोज का किस्सा है। इसका खाना विषाक्त हो रहा है, इसको जल्दी पड़ी है, जल्दी जल्दी खा रहा है, यहां से जल्दी से उठ जाना चाहता है। इस सिचुएशन को वो झेलना नहीं चाह रहा। ये कैसी स्थिति बनाई है। भोजन का समय तो ऐसा होना चाहिए जब हम बहुत आह्लाद के मूड में हैं, खूब प्रसन्न भाव दशा में हैं। थोड़ा हंस लें, थोड़ा नाच लें, थोड़ा गा लें, उसके बाद भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। कितने सौभाग्य की बात है, आज हमें भोजन मिल रहा है। धन्यवाद के भाव से खाएं, उस भोजन की क्वालिटी ही बदल जाएगी। तो डॉक्टर हमें ये तो बता सकते हैं, डाइटिशियन बता सकते हैं क्या खाना, कितना खाना, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बता रहा हूं, कैसे खाना। हंसी खुशी के मूड से, प्रसन्न भाव से।
जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तब हमारे देश में 80% बीमारियां अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती थी। प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, आयरन की कमी इत्यादि इत्यादि। इन 50 सालों में बहुत आर्थिक उन्नति हुई। अब जो बड़ा वर्ग है बीमारी का, वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से नहीं, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से है। लोग खाए जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं सकते। एक नया शब्द आपने सुना होगा शार्ट में, जिसको MS बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, और हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। और इन सब का मिला जुला परिणाम धीरे धीरे आँख खराब होने लगती है, किडनी खराब होने लगती है, ब्रेन खराब होने लगता है। बड़े कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं जो फिर इर्रिवर्सिबल हैं, फिर पलट नहीं सकते वहां से। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिसको हम समझपूर्वक अवॉइड कर सकते हैं। स्वास्थ्य की प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं वो शिक्षा नहीं है। न देने वाले हैं और न लेने वाले तैयार हैं सुनने के लिए। बिल्कुल सरल सरल छोटी छोटी बातें हैं। अमेरिका के मेडिकल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो खर्च होता है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी में होता है। जो कि 95% अवॉइड की जा सकती है, प्रिवेंटेबल बीमारी है। 5% होगी, वो जेनेटिक चली आ रही है और बचाने का उपाय नहीं है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक, उसमें इलाज की जरूरत पड़ेगी। 95% कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हमको नहीं पता। बचपन से हम नमक खा रहे हैं, घर में जैसा खाना पक रहा था उसको हमने नॉर्मल स्वीकार कर लिया और खाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, प्रकृति ने हमें जैसा बनाया था, हम किसी जंगल में आदिवासी होते, क्या वहां नमक खाने को मिलता? संयोग से जो लोग समुद्र के किनारे कहीं होते वो लोग नमक खाते। 99.9% पॉपुलेशन को कभी नमक मिलता ही नहीं। वो हमारा नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट नहीं है। लेकिन हम एडिक्टेड हो गए। कभी आप सोचते नहीं इस एडिक्शन के बारे में। शराब को और सिगरेट को और गुटखा को तो हम एडिक्शन में काउंट करते हैं। कभी आपको शक पैदा होता है कि हम नमक के एडिक्टेड हैं? भाई नमक क्यों खा रहे हो? जितना नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी है उतना साग सब्जी फल फूलों में मौजूद है, अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। शक्कर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है। स्वाभाविक रूप से हम मीठा खाते फलों के रूप में, कभी गन्ना चूसते, कोई साल भर तो होता नहीं है, कभी कभार मिलता। शक्कर तो हमारी फैक्ट्री में बनी है, मनुष्य निर्मित। क्योंकि बचपन से हम खाते आ रहे हैं, हमें ख्याल ही नहीं आता कि हम कोई बिल्कुल अननेचुरल चीज कर रहे हैं और हमारा शरीर इसके साथ कैसे मैनेज करेगा। हम दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जबकि 70% लोगों के पेट में लैक्टेज एंजाइम या तो नहीं है या बहुत कम है,
और दूध को पचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। प्रकृति ने जो इंतजाम किया था, जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक उसके पेट में लैक्टेज एंजाइम होता है। 2.5-3 साल की उम्र होते होते लैक्टेज खत्म होने लगता है। उसकी कोई जरूरत नहीं बची। जब दांत उग आए बच्चे के और अब वो भोजन चबा सकता है, अब दूध की कोई जरूरत नहीं है, वो एंजाइम बनना बंद हो जाएगा। सारी दुनिया में 90% लोग जो क्रॉनिक पेट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनकी समस्या का समाधान 2 चीजों से हो जाएगा, अगर वो गेहूं और मिल्क प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें। ये 2 चीजें हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के पास पचाने की क्षमता नहीं है। एक उम्र में थी जब जरूरत थी, तो प्रकृति ने वो एंजाइम बनाना ही बंद कर दिया। हमको पागलपन सवार है। और हमारे देश के साधु महात्मा तो गौ माता और गौ माता से प्राप्त सब चीजों को अमृत तुल्य मानते रहे। आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक कहां है? हरिद्वार में है सबसे ज्यादा डायबिटिक, क्योंकि दूध में एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसकी संरचना इंसुलिन के समान है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शुगर को कम करता है, डायबिटीज नहीं होने देता। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ऐसा समझना कि हमारे भीतर के सैनिक, पुलिस वाले जो हमारी रक्षा करते हैं, तो बाहर से जब कोई विजातीय तत्व आता है, फॉरेन एलिमेंट, तो उसको पहचान लेते हैं और फिर जब कभी वह दोबारा आएगा तो उस पर अटैक करके उसको नष्ट कर देते हैं। अब संयोग की बात, 17 अमाइनो एसिड मिल्क की एक प्रोटीन में भी हैं और 17 अमाइनो एसिड इंसुलिन में भी हैं। अब वो जो हमारे भीतर की मिलिट्री है, जब हमने गाय का दूध पिया तो वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि दुश्मन आया है। हर फॉरेन एलिमेंट को वो दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। उन्होंने एक सेना फौज खड़ी कर ली, वो आइडेंटिफिकेशन सबको भेज दिया गया कि 17 अमाइनो एसिड वाला इसको खत्म करना है। अब संयोग की बात, इंसुलिन में भी 17 अमाइनो एसिड थे। वो हमारे जो एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने इंसुलिन को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैनक्रियास पर आक्रमण कर दिया। पहचान की भूल हो गई। ऐसे समझो कोई सरदार जी आ गए ऐसी जगह में जहां तक आज तक सरदार को नहीं देखा गया था, और वहां के रक्षा करने वाले सतर्क हो गए। उन्होंने खबर भेज दी सब जगह कि ऐसा ऐसा आदमी है, उसकी लंबी दाढ़ी है, जहां भी देखे उसको खत्म कर देना। अब संयोग की बात, उस गांव में भी एक आदमी रहता था, उसकी भी दाढ़ी थी वैसी, और सैनिकों ने जाकर उसको खत्म कर दिया। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो गया। बहुत सारी डायबिटीज इस वजह से है। और हरिद्वार ऋषिकेश में जहां साधु महात्माओं के अड्डे हैं, और वो समझते हैं कि हम सात्विक भोजन ले रहे हैं। पता नहीं कब कहां से भ्रम पैदा हो गया कि दूध सात्विक भोजन है। दूध तो मनुष्य का भोजन ही नहीं है, सात्विक की तो बात छोड़ो। प्यारे मित्र, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनका ख्याल रखना, ताकि हम अपने इस जीवन वीणा का, इस शरीर का ठीक ढंग से स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय छोटा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा नींद के बारे में, प्रॉपर स्लीप। आजकल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बहुत प्रयोग कर रहे हैं नींद के ऊपर। काफ़ी रिसर्च की गई है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कुछ सालों पहले हुआ, और बिल्कुल नए प्रकार का प्रयोग था वो, और उससे जो निष्कर्ष आए वो समझने जैसे हैं। उन्होंने एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई, जिसमें करीब 1000 लोगों को इनवाइट किया, वॉलंटियर्स को, जिनके ऊपर नींद के प्रयोग किए जाएंगे। तो अलग अलग देशों के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, ताकि उनका टाइम जोन अलग अलग हो। उनको इकट्ठा वहां रख दिया गया है।
वहां बस एक चीज है, घड़ी नहीं है किसी के पास, समय का किसी को नहीं पता, और उस अंडरग्राउंड सिटी में कहीं सूरज चांद तारे दिखाई नहीं देते। उनको कभी ये नहीं पता चलेगा कि दिन है कि रात है कि कितने बजे हैं। समय की कोई नापने की सुविधा वहां नहीं है। उनको कहा गया है जब आपको भूख लगे तब खाना, जब खेलना हो खेलना, जब सोना हो सोना, जब नहाना हो नहाना। समय की कुछ आपको पता नहीं रहेगा। हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मनुष्य की नेचुरल नींद क्या है, वो कब सोता है, कब उठता है। एक एवरेज निकालेंगे तो उसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, कम उम्र के लोग भी हैं, युवा वर्ग भी है, कुछ प्रौढ़ लोग भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं, सब प्रकार का मिश्रण है उस पॉपुलेशन में। 6 महीने उनको वहां रहना है और सीसीटीवी सब जगह लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अपनी मर्जी से कौन कब सोता उठता है, किसी को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं, सारी सुख सुविधाएं हैं। शुरुआत के करीब 10 दिन तक उसका प्रभाव रहा कि वो व्यक्ति किस टाइम जोन से आया था। वो अपने उस देश में जब रात दिन होती थी उसके हिसाब से वो सोता रहा, धीरे धीरे खिसकता गया घंटे, और करीब 15 दिन के बाद लगभग समानता सबके स्लीपिंग पैटर्न में आ गई। और हैरानी की बात है, वह स्लीपिंग पैटर्न करीब 7-8 बजे रात को शुरू हो जाता है और सुबह 3:30 पौने 4 के लगभग खत्म हो जाता है। इसमें स्त्री पुरुष का थोड़ा सा भेद है, बच्चे और युवाओं में भी थोड़ा सा भेद है, युवाओं में और वृद्धों में भी थोड़ा सा भेद है। एक एवरेज बता रहा हूं कि लगभग 8 बजे लोग सो जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, और फिर एक बार लंच के बाद, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है लंच और डिनर क्या है, डिमार्केशन की कोई सुविधा नहीं, जब भूख लगता तब खाते हैं। तो वो जो दोपहर को भोजन लेते हैं उसके बाद 1-1.5 घंटे फिर सोते हैं। तो 6 महीने में ये एवरेज निकला कि दोपहर के भोजन के बाद 1-1.5 घंटे की नींद और रात्रि भोजन के पश्चात करीब 8 घंटे की नींद। ये मनुष्य की नेचुरल नींद है, जब उसे कुछ नहीं पता कि दिन है कि रात है, फिर भी सूरज चांद तारे वो हमारे नींद को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च हुई है। जरा सोचें हमने अपनी नींद के साथ क्या किया है। कई बार मैं 3:30 बजे उठता हूं, 5 मिनट के लिए मोबाइल ऑन करता हूं और देखता हूं अभी तो अधिकांश लोग जाग ही रहे हैं, ऑनलाइन है। जब मेरे सोने का समय आता है मैं किसी को गुड मॉर्निंग लिख के भेजता हूं, वहां से उत्तर आता है गुड नाइट स्वामी जी, अब हम सोने जा रहे हैं। अगर हमारा मन तनावग्रस्त, परेशान, विषादग्रस्त हो जाता है तो इसमें आश्चर्य क्या, हम उसको प्राकृतिक ढंग से जीने ही नहीं दे रहे। जब उसको नींद आ रही थी तब हम टेलीविजन देख रहे हैं, आंखें बंद हुई जा रही हैं, झपक रही हैं। आंखें भी बेचारी क्या करेंगी, थोड़े दिनों में खबर देना बंद कर देंगी, लगा कि आदमी पागल है, इससे कुछ कहना ही व्यर्थ है, सुनता ही नहीं। जब हमें भूख नहीं है तब हम खाना खाते हैं, जब भूख लगती है तब हम किसी और काम में व्यस्त हैं, हम अपने शरीर की सुनते ही नहीं। और इसलिए हम भांति भांति की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इनमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, अस्पताल कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये तो हमारी निजी समझ, हमारी विजडम, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इस संबंध में हमें ठीक ठीक जानकारी हो। जानकारी उपलब्ध, कोई कमी नहीं है, मगर आप देखो तब ना, खोजो तब ना। आए दिन एक से एक सुंदर आविष्कार हो रहे हैं, नई नई बातों का पता चलता है, लेकिन फुर्सत कहाँ। आपको तो फिल्मी कहानियां देखनी है,
सब झूठ, बकवास, मनोकल्पित। अपने स्वास्थ्य के बारे में आप खोजिए और आपको बहुत बातें पता चलेंगी जो आप कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और इस स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन पैदा हो सकता है, चिंतन मननशील, विचार शक्ति से युक्त। याद रखना, अभी हमारे पास सोच विचार की शक्ति नहीं है, विचारों की भीड़ है, ये अलग चीज है। विचारों की भीड़, विचार शक्ति अलग चीज है। ऐसा समझो कुंभ के मेले में भीड़ लगी है, रैंडम, कोई यहां जा रहा, कोई वहां जा रहा, सब कोई किसी की नहीं सुन रहा, अराजक, एक केओस मेला। और एक मिलिट्री है जिसमें लोग कतारबद्ध खड़े हैं और कप्तान के आदेश पर मुड़ते हैं, चलते हैं, रुकते हैं। मेले में कोई शक्ति नहीं होती, सेना में शक्ति होती है। क्यों? लोग तो वही हैं, इंसान तो वैसे ही के वैसे हैं। मेले में एक क्यास है, अराजकता है, सेना में सब चीजें सुनियोजित, अनुशासनबद्ध हैं। ये फर्क है विचारों की भीड़ और विचार शक्ति का। जहां विचारों की भीड़ है उसमें कोई शक्ति कुछ भी नहीं है, कोई चिंतन मनन की क्षमता नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। वो तो भीड़ है पूरी, कुछ भी हो रहा है, अनर्गल, किसी के वश में कुछ नहीं है। विचार शक्ति, इसका अर्थ है कि हमारे सामने जो विषय होगा हम उसके बारे में चिंतन मनन करने में सक्षम हैं। एक दिशा में हमारे विचार प्रवाहित होंगे, कुछ नई सूझबूझ आएगी। तो अपने मन को स्वस्थ बनाएं, भीड़ से मुक्त करें, एक दिशा में वह कार्य कर सके, उसका सदुपयोग करें। इतना खूबसूरत बायो कंप्यूटर हमें मिला है, छोटी सी खोपड़ी में फिट, बिना बिजली बैटरी के चलने वाला, न वाईफाई कनेक्शन की जरूरत है, न कुछ। प्रकृति का चमत्कार है। इस बायो कंप्यूटर का सही ढंग से इस्तेमाल करें, अद्भुत क्षमताएं हैं इसमें। तो अपने शरीर के प्रति एक बहुत सम्मान का भाव, शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल और मन का भी ख्याल। अगर हम खुद ही अपने मन की फिक्र नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा? अन्य व्यक्ति। यहां आपको सम्मोहन की विविध दशाओं में डूबकर अपने आप को सकारात्मक ढंग से कंडीशनिंग की रीराइटिंग करना सिखाया जा रहा है। दूसरों ने नेगेटिव चीजें भर दी, वो जो कर सकते थे उन्होंने तो कबाड़ा कर दिया। अब कम से कम हम तो सजग होकर, जागरूक होकर पॉजिटिव चीजों को अपने मन में बिठा लें। अगर हम ही नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा? किसी को तो कुछ लेना देना नहीं। आपके भीतर की समस्या से तो आप ही जूझते हो। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कंडीशनिंग, अफर्मेशंस, अपने आत्मविश्वास को जगाएं, चिंतन मनन करना सीखें, समस्याओं का समाधान खोजना सीखें, इस मन का सदुपयोग करें। इसमें कूड़ा कचरा भरना बंद करें। कोई पड़ोसी आपके घर के आंगन में आके एक कटोरी कचरा डाल जाए तो आप तुरंत लड़ने तैयार हो जाएंगे, ये क्या कर रहे हो? और कोई आपकी खोपड़ी में डालता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हो। महिलाओं को देखो, फोन पे बात कर रहे हैं, जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए तब तक बात चलती रहती है। वो सामने वाली बंद भी करना चाहे कि नहीं नहीं बहन और सुनाओ कुछ। एक बार तो एक महिला को मैंने कहते सुना
कि जितना मैं जानती थी उससे 4 गुना बता चुके, अब और कितना सुनाऊं। काफी बढ़ा चढ़ा चुके। अब इनने सुन लिया, ये आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे अपनी तरफ से थोड़ा मसाला और लगा के और मनोरंजक बना के। आधुनिक युग में ईमेल के द्वारा संदेश तेजी से फैलता है, पुराने युग में फीमेल के द्वारा फैलता था। और आज की तारीख में भी ईमेल पिछड़ रहा है, फीमेल ही आगे। फटाफट ईमेल तो बेचारा ज्यों का त्यों पहुंचाता है, फीमेल के द्वारा जब जाता है तो थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा और सुंदर मेकअप उस पे और मसाला ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा उत्तेजक। और हम ऐसे सुन रहे हैं बिल्कुल कान लगा के, कोई बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं। अगर ये सब कुंभ का मेला अपने भीतर लगा रहेगा तो हमारे उस मन को ठीक से फंक्शन करने का मौका ही नहीं है। हमने इतनी इंफॉर्मेशन डाल दी, इतनी ज्यादा डाटा कंप्यूटर में डाल दी कि कहीं खाली जगह ही नहीं है। कंप्यूटर हैंग हो गया है, हम सबके दिमाग हैंग हो गए हैं, कुछ काम नहीं करते। जहां कोई जरूरत पड़ती वहां हमारा ब्लैंक हो जाता है, वो सब हैंग हो चुका है। सारी डाटा डिलीट करो, अपने काम की 1-2 फाइल हैं वो बचा के रखो। तीसरा है हमारा हृदय, भावनाओं का जगत। वहां भी हमने खूब दुराचार अत्याचार किया है। हम खुद ही अपने हृदय की भावनाओं के खिलाफ हैं, अंतः प्रेरणा के खिलाफ हैं, इंट्यूशन के खिलाफ हैं। हम खुद ही उनको मौका नहीं देते काम करने का, तो फिर और कौन देगा? और परिणाम यह है कि हमारे भीतर फिर दुर्भावनाएं ही दुर्भावनाएं हैं। हम खुद उनसे त्रस्त हैं और दूसरों को त्रस्त कर रहे हैं। कोई किसी से खुश नहीं है। परिवार का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने तय किया है कि हम सब एक दूसरे को दुखी करेंगे। उनका कुल जमा एक ही काम है कि हम सब मिलजुल के परस्पर दुखी होते रहेंगे। जिन देशों में परिवार टूट गया वहां पे प्रोफेशनल दुखी करने वाले। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल के अंदर अंदर ये स्थिति होगी कि हमें दुख देने के लिए और लेने के लिए किराए के आदमी चाहिए पड़ेंगे। फोन करके ब्यूरो से बुलाया कि एक आदमी भेज दो, घंटा भर लड़ेंगे, है ना? कोई है ही नहीं, किससे लड़ो? क्रोध का क्या करोगे? वो आएगा अपनी फीस लेगा, लड़ फिर लो, कर लो बकवास, गाली गलौज। ज्यादा फीस वाला होगा तो मारपीट भी कर सकते हैं, है ना? ये मनोरंजन के अंतर्गत आएगा, जल्दी देखना आप। अभी सुनने वाले तो मिलने लगे फीस देके। स्वीडन वगैरह में जहां अधिकांश लोग अकेले अकेले रह रहे हैं तो घंटा भर के लिए आ जाता है, वो पेमेंट लेता है, आप सुना दो अपनी, वो हाँ हूं करता रहेगा, बीच बीच में कुछ काउंटर क्वेश्चन करता रहेगा जिसमें आपको रस बना रहे कि हाँ भाई सुन रहा है, बहरा नहीं है। घंटा भर में अपनी फीस लेकर वो चला जाएगा। लोग नियमित रूप से बुला रहे हैं, दिन में 4-4 लोगों को बुला रहे हैं। जो अमीर आदमी है वो बहुत खर्च कर रहे हैं इस पे। एक नया धंधा शुरू हो गया, सुनने वालों का धंधा। अभी लड़ने वालों का नेक्स्ट आएगा, उसके बाद मारपीट करने वालों का भी आएगा। अच्छे पहलवान आदमी की उसकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी फीस रहेगी। आप चाहो तो उसकी हड्डियां तोड़ दो या उससे तोड़वा लो, तसल्ली हो जाएगी कि वाह आज मजा आया। लोग शान से बताएंगे अपनी अमीरी का कि देखा मेरा हाथ में फ्रैक्चर जो है, $20,000 दिए हैं।
मैंने भी उसकी उंगली तोड़ दी। नहीं तो आप किससे लड़ोगे जब परिवार नहीं रह जाएगा? तो सद्भावनाओं से भरो अपने आप को, दुर्भावनाओं को विसर्जित करो, थोड़े समझदार बनो, तो तन मन और हृदय के तल पर एक स्वस्थ जीवन हम जी सकें। और याद रखना, हमारे तन की बीमारियां हमारे मन को प्रभावित करती हैं और मन और हृदय की तकलीफें हमारे शरीर पर भी अभिव्यक्त होती हैं। ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है मेडिसिन और मेडिटेशन। आज उसका छोटा सा अंश हम सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आप घर जाके पूरा प्रवचन ही सुनिएगा। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में ओशो ने यह दिया था। ओशो कहते हैं, ऐसा समझो कि किसी झील में हमने कंकड़ फेंका, अब उस कंकड़ के गिरने से तरंगें पैदा हुई और दूर दूर तक चली, तट तक। चाहे हम इस कंकड़ को अब उठा भी लें यहां से, तो भी याद रखना वो जो तरंगें दूर तक चली गई, उन्होंने तो अपना रास्ता पकड़ लिया, वो तो जाएंगी ही जाएंगी, ये कंकड़ रहे कि ना रहे। तो कुछ ऐसा है हमारा ये साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स, यह तन मन का संयुक्त रूप। शरीर में कुछ होता है, उसकी तरंगें हमारे मन और हृदय तक और चेतना तक पहुंच जाती हैं। चाहे शरीर से हम वह बीमारी दूर भी कर दें, लेकिन मन जो प्रभावित हो गया है वहां तक वो तरंगें स्वतंत्र रूप से जा रही हैं। अब इसका उल्टा भी है, हमारे हृदय में मन में कुछ दंश होता है, कुछ पीड़ा होती है, कोई उदासी पकड़ती है, उसकी तरंगें हमारे शरीर पे आ जाती हैं। तो आज की तारीख में फिजिकल इलनेस की गिनती क्रमशः कम होती जा रही है और साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोशारीरिक रोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। जितना संपन्न देश उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से रुग्ण, जिसको मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह रहा हूं, इसमें से 95% मानसिक रोग है। मानसिक रोग का मतलब ये नहीं कि झूठा है, वो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है वो तो सचमुच में बढ़ा है, वो जो पेप्टिक अल्सर हो गया, वो ब्लीडिंग हो रही जिससे, वो तो सचमुच में है। लेकिन मन में कहीं कुछ गड़बड़ है, जहां से चीजें शुरू हुई थी। एक आदमी भयभीत है, चिंता में है, एंजाइटी एप्रीहेंशन में है, इसके पेट में एसिड सिक्रीशन ज्यादा होगा। अब हम इसकी एसिडिटी का कितना ही इलाज कर लें, ये कभी परमानेंट ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसका मन तो वैसा का वैसा है। टेम्पररी थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, फिर रिकरेंस, क्योंकि जहां से शुरुआत हो रही है चीज, वहां तो हमने कुछ किया ही नहीं। हमने तो एसिड पैदा करने वाली सेल्स को ब्लॉक कर दिया। टेम्पररी रिलीफ मिल गया। हम कितने ही ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें, 6 घंटे 8 घंटे में उसका असर खत्म, हालत वहीं के वहीं है। भीतर जो तनाव है, टेंशन है, उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो हमारा मन हमारे तन को अफेक्ट कर रहा है, और इसका विपरीत भी है। शरीर पर जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं। और जब ये इतने प्रभावित हैं तो हम चेतना में स्थित होना तो भूल ही जाएंगे। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, आत्मरमण की अवस्था, ध्यान की, समाधि की अवस्था, वो सच्चा स्वास्थ्य है। लेकिन हम बाहर की परिधि में, पेरीफेरी में इस भांति उलझे हैं कि भीतर तक जाने का तो अवसर ही नहीं, मौका ही नहीं है। तो बाहर अपनी परिधि की भी देखभाल हमें बहुत सजग होकर करनी होगी। इसके बारे में ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, उनका प्रयोग करें, और जो चीज़ आपके काम की हो फिर उस पर अमल करें, जारी रखें। हो सकता है कोई प्रयोग आपके काम का ना भी हो, क्योंकि एक ही बात सब पर लागू नहीं होती, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भिन्न है। तो बड़े विवेकपूर्वक समझदारी से अपने लिए चुनना है, कुछ दिन प्रयोग करके देखना है। अगर वो ठीक लगता है तो जारी रखिए, वरना छोड़ दीजिए, कुछ और करके देखिए।
और यह नितांत आपकी निजी जिम्मेवारी है, ये कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। अपने तन मन की उपेक्षा मत कीजिए, जैसा कि त्यागी सन्यासियों ने इस देश में सदा सदा से की थी। ये परमात्मा का दिया उपहार है शरीर, ये मंदिर है जिसके भीतर चैतन्य रूपी देवता विराजमान है। इस मंदिर की देखभाल करो पूजा भाव से। तो शरीरवादियों ने, देहवादियों ने, पदार्थवादियों ने एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया, भोगियों ने और त्यागियों ने दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। मंदिर हर हाल में नष्ट हुआ। ओशो जीवन कला का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल करना। तीसरी बात है श्रम। मैं समझता हूं इसके बारे में हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की किताब अंतरयात्रा और ध्यान सूत्र ये अवश्य पढ़िए अथवा इनके ऑडियो प्रवचन सुनिए, ताकि विस्तार से पूरी बात समझ में आ सके।